Hello everyone, welcome to my YouTube channel Be Electrifying by Gopika Agarwal. Today I am going to explain inverter drives. How can you control the speed of the motor by using inverter. बेसिकली इन्वर्टर ड्राइव्स का यूज़ हम AC मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं. तो बेसिकली इसमें दो तरीके की आपकी ड्राइव होती हैं. पहली है आपकी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर फेक इंडक्शन मोटर ड्राइव्स. सिंक्रोनस मोटर भी कर सकते हैं. मैं इसमें इंडक्शन मोटर के थ्रू आपको इन्वर्टर ड्राइव्स का कॉन्सेप्ट समझाने जा रही हूँ. ये बेसिकली एसी मोटर्स के कंट्रोल के लिए ही होता है. तो एसी मोटर्स में इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर और जितनी भी एसी मोटर्स आती हैं सब में आप इसको यूज़ कर सकते हो. मेरा आज का टॉपिक इंडक्शन मोटर के लिए है. तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर ड्राइव्स. तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इंडक्शन मोटर ड्राइव्स या एसी ड्राइव्स को हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज एसी ड्राइव कंट्रोल भी बोलते हैं, इन्वर्टर ड्राइव कंट्रोल भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हमारा जो वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज हमारा कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको कांस्टेंट वोल्टेज इन्वर्टर ड्राइव्स भी बोलते हैं. तो बेसिकली वोल्टेज सोर्स को अगर हम डिफ़ाइन करें इन्वर्टर को, तो ये वो इन्वर्टर होता है जो डीसी सप्लाई से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी लेता है. ठीक है. इनपुट वोल्टेज जो होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का वो कांस्टेंट होता है और जो इसका आउटपुट वोल्टेज होता है वो लोड पे डिपेंड करता है. ठीक है. लोड पे डिपेंड नहीं करता है. हाँ, लोड पे डिपेंड क्या करता है, इसकी आउटपुट करंट. वोल्टेज आपका लोड पे डिपेंड नहीं करता. डिपेंड क्या करती है, इसकी आउटपुट करंट या लोड करंट. ठीक है. जैसे अगर आपका इंडक्टिव लोड है तो करंट आपकी लैग करेगी. अगर आपका कैपेसिटिव लोड है तो लोड करंट आपकी लीड करेगी. और अगर आपका रेजिस्टिव लोड है तो लोड करंट आपकी वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में होगी. जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आपका इंडक्टिव लोड होता है तो ये आपका वोल्टेज है, तो ये आपकी होती है करंट. ठीक है. लोड वोल्टेज, लोड करंट. ठीक. और अगर आपका कैपेसिटिव है तो कैपेसिटिव के केस में आपकी करंट जो है वो आपकी लीड करती है. ठीक है. IL जो है वो आपकी लोड वोल्टेज से लीड करती है. और अगर आपका लोड रेजिस्टिव है तो उस केस में आपकी जो लोड करंट है वो वोल्टेज के साथ फेज़ में होती है. तो बेसिकली हमारी जो लोड करंट होती है वो डिपेंड करती है लोड पे, और हमारा वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होता है, वो लोड पे डिपेंड नहीं करता है. ओके. ठीक है. फाइन. तो उसके बाद हम लोग अब आते हैं हमारे फिगर पे. अगर आप फिगर को हमारे देखें तो इस फिगर को इसमें इन्वर्टर को आपके उसके थ्रू दिखाया गया है. फिगर को आप देखिए. इसमें ये इन्वर्टर एक 3 फेज़ इन्वर्टर है. जो इन्वर्टर ये आपकी इंडक्शन मोटर है, इसकी स्पीड को ये कंट्रोल करेगा. इसमें आप बीजेटी बनाया है. इसमें आप थायरिस्टर भी बना सकते हैं डायोड के अपोजिट डायरेक्शन में, लाइक दिस. इन बीजेटी की जगह आप थायरिस्टर से भी इन्वर्टर को बना सकते हैं. अब बेसिकली इन्वर्टर को बनाने के लिए IGBT, थायरिस्टर, मॉसफेट, बीजेटी कुछ भी यूज़ किया जा सकता है. डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे. बाकी वर्किंग में इसकी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये सब आपकी स्विचिंग डिवाइसेस ही होती हैं. ठीक है. सो ये हमारी इंडक्शन मोटर है जिसकी स्पीड को हम कंट्रोल करेंगे इस इन्वर्टर से. चूँकि ये वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, देखिए सोर्स में आपका वोल्टेज लगा हुआ है, DC वोल्टेज. ठीक है. और आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इससे AC मिलेगा. यानी इन्वर्टर हमारा क्या करता है, AC को DC में चेंज करता है. आपको आउटपुट में माय मिस्टेक, ये आपका DC को AC में चेंज करता है. सोर्स हमारा DC है, मोटर हमारी AC है. तो यानी कि मोटर पे हमारा क्या जा रहा है, AC वोल्टेज हमारा मोटर पे जा रहा है. ठीक है. ओके. तो इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे आपके अब देखिए, अब डिपेंड करेगा कि अब हमको क्या करना है. बेसिकली इंडक्शन मोटर की स्पीड को हमें कंट्रोल करना है.
तो इंडक्शन मोटर की स्पीड को अगर आपको कंट्रोल करना है तो हमने सिंपल क्या किया, ये हमारी डीसी सप्लाई है, ये हमारा इन्वर्टर है, ठीक है। जैसा कि आपने प्रीवियस फिगर में देखा, जैसा कि आपने यहाँ पे प्रीवियस फिगर में देखा कि ये डीसी सोर्स है, ये इन्वर्टर है, ये मोटर है। तो यहाँ पे भी वही डीसी सोर्स और इन्वर्टर के बीच में हमने क्या किया है, एक आपने यहाँ पे ये चॉपर लगा दिया, ठीक है। ये चॉपर क्या करेगा कि जो आपकी डीसी सप्लाई है उसको वो क्या करेगा, वेरिएबल कर देगा। मतलब अब अगर आपको, जब आप इनपुट वोल्टेज चेंज करोगे तभी आपका आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा, और जब आपका आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा तभी आपकी मोटर की स्पीड चेंज होगी, ठीक है। तो अब अगर हमको वीडी चेंज करना है, वीडी हमारा क्या है, देखो लिखा हुआ है, आपका इनपुट वोल्टेज है जो इन्वर्टर में जा रहा है। अगर आपको वीडी चेंज करना है तो उसके लिए आपको बीच में एक चॉपर लगाना पड़ेगा। चॉपर हमारा क्या करता है, कांस्टेंट डीसी को हमारा वेरिएबल डीसी में चेंज करता है चॉपर। ये तो आपने पढ़ ही रखा है कि अगर डीसी हमारी कांस्टेंट है तो चॉपर का आउटपुट आपको वेरिएबल मिलता है, वेरिएबल डीसी के फॉर्म में मिलता है। तो अब हमको अगर वोल्टेज को चेंज करना है, डीसी वोल्टेज को, तो हमने एक चॉपर लगाया। उस चॉपर ने आपके डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज किया। फिर वो वेरिएबल डीसी इस फिल्टर के थ्रू होके गया, उसमें अगर कुछ हार्मोनिक्स है या स्पाइक्स है या कोई नॉइज़ है या कोई प्रॉब्लम है, फिल्टर ने उसको फ़िल्टर किया और एक एसी सप्लाई आपकी इन्वर्टर में गई, ठीक है। और डीसी सप्लाई आपके इन्वर्टर में गई, वेरिएबल डीसी, और उसने वेरिएबल डीसी को वेरिएबल एसी में चेंज किया, और आपकी वो एसी जो आपको मिलेगी इन्वर्टर से, अब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से उसको वेरिएबल इनपुट मिल रहा है, तो यहाँ से उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो उसकी स्पीड भी चेंज होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसी तरह आपका, अगर हम नीचे आएँ, अगर आपकी मान लो एसी सप्लाई है, फिर आपको इन्वर्टर यूज़ करके स्पीड कंट्रोल करनी है, सेम प्रोसेस होगा। एसी सप्लाई को डीसी में कौन करेगा, वेरिएबल डीसी में रेक्टिफायर, ठीक है। एसी हमारी ऐसी होती है, ठीक है। एसी सप्लाई हमारी ये हुई, एसी आप यहाँ से आपकी एसी गई, ठीक है, उस यहाँ पे आपको मिलेगी डीसी सप्लाई, ठीक है। ये एक तरीके से वेरिएबल नेचर में होगी। ये डीसी सप्लाई इस फिल्टर से पास होगी जो इसको फिल्टर आउट करेगा, नॉइज़ दूर करेगा। फिर यहाँ पे ये आपकी एक अच्छी सी एसी सप्लाई इन्वर्टर के अंदर जाएगी, और इन्वर्टर आपको आउटपुट में वेरिएबल डीसी दे देगा, ठीक है। और इन्वर्टर आपका एसी सप्लाई दे देगा मोटर को, और मोटर की स्पीड आपकी कंट्रोल हो जाएगी। तो बेसिकली हमारी सप्लाई से हमें कोई फ़र्क, सप्लाई के हिसाब से हमारी डिवाइस चेंज होगी, लेकिन वर्किंग स्ट्रैटेजी हमारी वही रहेगी, ठीक है। तो यानी कि अगर आपकी डीसी सप्लाई होगी तो आप चॉपर लगा दोगे इन्वर्टर और सप्लाई के बीच में, ठीक है। और अगर आपकी एसी सप्लाई होगी तो आप रेक्टिफायर लगा दोगे सप्लाई और इन्वर्टर के बीच में। बेसिकली चॉपर और रेक्टिफायर का काम क्या होगा, उसके वोल्टेज को चेंज करना। रेक्टिफायर में आप अल्फ़ा चेंज करके उसका वोल्टेज चेंज कर सकते हो, आउटपुट वोल्टेज, और चॉपर में आप उसकी ड्यूटी साइकिल चेंज करके उसका वोल्टेज चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप, जैसे चॉपर का जो आउटपुट होगा वो वेरिएबल होगा, तो इन्वर्टर का इनपुट भी वेरिएबल होगा, तो इन्वर्टर का आउटपुट भी वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी और मोटर की स्पीड हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर फेड इंडक्शन मोटर। अब हम लोग आते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर पे। करंट सोर्स इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में इतना अंतर होता है कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हम लोग वोल्टेज को एज अ सोर्स लेते हैं, इसमें हम लोग करंट को लेते हैं। तो करंट सोर्स इन्वर्टर जो होता है वो इनपुट डीसी करंट को अल्टरनेटिंग डीसी करंट में चेंज करता है। और करंट सोर्स में इनपुट करंट कांस्टेंट होता है, मगर इसके इनपुट करंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे उसमें वोल्टेज को एडजस्ट करते हैं, उसमें वोल्टेज को हमने एडजस्ट कैसे किया, चॉपर लगा के या रेक्टिफायर लगा के। इसी तरह इसमें भी सेम प्रोसेस होता है कि चॉपर या रेक्टिफायर लगा के आप उसके इनपुट करंट को एडजस्टेबल कर सकते हो, इसलिए इसको करंट फेड इन्वर्टर भी बोलते हैं। द आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो लोड पे अगेन डिपेंड नहीं करता है। द मैग्नीट्यूड और उसका करंट की जो नेचर है वो आपको किस पे डिपेंड करती है, लोड पे। करंट ही हमेशा लोड के हिसाब से वैरी करती है, वोल्टेज पे कभी भी लोड का फ़र्क नहीं पड़ता है,
उसके नेचर पे। अब हम लोग कंट्रोल की बात करते हैं। तो ये फिगर दिया हुआ है अगेन, इसमें देखिए थायरिस्टर बने हुए हैं, इसलिए मैंने पिछले वाले में आपको थायरिस्टर बना के दिखाए थे। ठीक है, आगे इसमें क्या है, देखिए D1 डिसीज अगेन फीडबैक डायोड्स हैं। सी से सी कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि CSI जो होता है करंट सोर्स इन्वर्टर होता है, तो कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 कैपेसिटर लगे होते हैं जो सेल्फ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। यही इसका एक मेजर एडवांटेज होता है। ठीक है, बाकी T1 T6 आपके 6 थायरिस्टर हैं जो हम 60 एम्पीयर, जैसे इन्वर्टर की वर्किंग अगर आपने पढ़ी हो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की, तो 60 के अंतर पे हम लोग फायरिंग करते हैं। तो वही चीज़ लिखी हुई है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका भी आप देख लीजिए, फिगर देख लीजिए। अगर आपने पढ़ा हो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, तो अगर हमको वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में चेंज करना होता है तो हम सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इसमें हमने इंडक्टेंस लगाया। क्यों? क्योंकि मोटर हमारी इंडक्टिव लोड होती है, तो इसलिए इंडक्टेंस लगाया। इंडक्टेंस एक फ़िल्टर का भी काम करेगा, एनर्जी भी स्टोर करेगा, बहुत सारे रेजिस्टेंस लॉस क्रिएट करता है, इसलिए इंडक्टर लगाया है वोल्टेज के सीरीज़ में। तो ये आपका मिला के बन गया एक करंट सोर्स। ठीक है, ये देखिए, उसके बाद ये आपके कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जिनका काम है कम्युनिकेशन करना। 6 थायरिस्टर जैसे उसमें लगे थे, वोल्टेज सोर्स में ऐसे इसमें लगे हैं। इसमें डायोड जो हैं वो आपके सीरीज़ में लगे होते हैं, उसमें डायोड आपके पैरेलल में लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये करंट पे वर्किंग करता है, वो वोल्टेज पे वर्किंग करता है। इसमें आउटपुट आपको करंट के फॉर्म में मिलेगा, आइए, जो कि एक AC करंट आपकी होगी। ठीक है, अब इस ID को अगर आपको चेंज करना है तो इसके पहले आप चॉपर लगा दोगे या फिर रेक्टिफायर लगा दोगे। अगर DC सप्लाई होगी तो चॉपर, AC सप्लाई होगी तो रेक्टिफायर। जैसे आपका ID चेंज करेगा उसी हिसाब से आपका IA चेंज करेगा। ID की वैल्यू चेंज होगी तो IA की वैल्यू भी चेंज होगी। तो जब IA की वैल्यू चेंज होगी तो मोटर की स्पीड भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। देख सकते हैं आप ये डायग्राम, यही चीज़ जो मैंने बोली है कि जो टॉर्क है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने को ID करंट की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो उस ID करंट को चेंज करने के लिए हमको VD चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ID कैसे बन रहा है, VD और LD से। तो VD को चेंज करने के लिए अगर हमारी DC सप्लाई है तो चॉपर, और अगर हमारी AC सप्लाई है तो रेक्टिफायर। यहाँ पे वही डायग्राम आपको बनाना है जो ऊपर बना हुआ था। ठीक है, रेक्टिफायर वाला। ठीक है, बस मेजर इसका एडवांटेज होता है इस इन्वर्टर को क्यों यूज़ करने का, मतलब कि वोल्टेज सोर्स की जगह हम करंट सोर्स क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि करंट सोर्स इन्वर्टर की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर करंट सोर्स इन्वर्टर में कि अगर एक लेग में, अगर एक आपकी एक इसमें ब्रांच में अगर कम्युनिकेशन फेलर होता है तो बाकी की 2 ब्रांचेस आपकी काम करती रहती हैं और उसकी वजह से कोई भी काम रुकता नहीं। बस इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जो करंट का राइज और फॉल होता है बहुत फास्ट होता है, तो उसकी वजह से मोटर में स्पाइक्स, मतलब मोटर में जो करंट जा रही होती है उसमें स्पाइक्स बहुत ज़्यादा होती है। स्पाइक्स समझते हैं, लाइक दीज आर द स्पाइक्स, इसके फॉर्म में होती हैं। तो ये स्पाइक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इनको रिड्यूस करने के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू को बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, तभी वो ये स्पाइक्स आपकी कम होती है। अगर आपकी स्पाइक्स करंट में रहेंगी तो मोटर आपकी बहुत नॉइज़ करेगी, तो उसको कम करने के लिए हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू को बहुत हाई रखना पड़ता है। तो इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ए वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज़ रिक्वायर्ड टू सफिशेंटली रिड्यूस द वोल्टेज स्पाइक्स। बहुत लार्ज वैल्यू आपको चाहिए होती है कैपेसिटेंस की, वोल्टेज को कम करने के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारी इन्वर्टर ड्राइव्स हुई इंडक्शन मोटर के लिए। कॉन्सेप्ट चाहे सिंक्रोनस मोटर हो, चाहे इंडक्शन मोटर या कोई भी मोटर हो, AC सेम रहता है। हमको बेसिकली करना क्या होता है, मोटर की स्पीड चेंज करने के लिए इनपुट जो हमारा इन्वर्टर पे जा रहा है उसको चेंज करना है। उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर DC सप्लाई है तो चॉपर लगाते हैं और AC सप्लाई है तो रेक्टिफायर लगाते हैं। तो उनसे जो हमको आउटपुट मिलता है वो हमारा इन्वर्टर का इनपुट बन जाता है, और इस तरह इन्वर्टर के इनपुट को हम चेंज कर सकते हैं तो हमारा आउटपुट चेंज होगा। इन्वर्टर का आउटपुट जो हमारा मोटर पे जा रहा है, तो मोटर पे जब इनपुट वोल्टेज चेंज होगा तो मोटर की स्पीड भी चेंज होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।